हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर की क्वांटम मैकेनिक जो कि PHY 302 का पार्ट ए है। इससे यूनिट 3 जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन है, इससे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई पार्टिकल है, उसके लोकेशन में जो अनसर्टेनिटी है वह उस पार्टिकल के डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसकी वेलोसिटी में क्या अनसर्टेनिटी होगी, कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए v/4 पाई, ऑप्शन बी ए v/2, ऑप्शन सी ए v/8 पाई या ऑप्शन डी है v/16 पाई। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है अनसर्टेनिटी इन लोकेशन या पोजीशन, वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर लेमडा, और लेमडा जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ये दिया जाता है h/mb से। तो यहाँ पर हम डेल्टा पी से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा h/mv इंटू डेल्टा पी। अब यहाँ से जो है कि ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है ये जो है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग h/4 पाई या h×2 होना चाहिए। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू हमने रख लिया, डेल्टा पी को हमने लिख लिया डेल्टा एम इंटू वी। एम यहाँ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा वी, और वी का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, एच से एस कैंसिल हो गया। तो ये v/4 पाई इक्वल टू डेल्टा वी या डेल्टा वी इक्वल टू v/4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी इसमें जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी वो v/4 पाई के बराबर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, एन इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें वेलोसिटी की जो एक्यूरेसी है वो 0.005% है। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी आएगी ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए 0.12 मीटर, ऑप्शन बी 1.2 मीटर, ऑप्शन सी 0.012 मीटर, ऑप्शन डी है 12 मीटर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की 100 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो जो 0.005% की है, और डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा 0.005% ऑफ वी। तो यहाँ से डेल्टा वी निकालना है, तो ये परसेंट को 100 के पार्ट्स में करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻3, इसको हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को, और ये परसेंट को तो अपान 10⁻2 यानी 100 हो जाएगा, इंटू वी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा वी हो जाएगा 5 × 10⁻5 वी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो वी नो दैट सिंस डेल्टा एक्स डेल्टा वी जो होगा ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग h/, क्या आएगा 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से h/4 पाई इंटू डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा h/4 पाई m डेल्टा वी हो जाएगा। डेल्टा पी की जगह पर m डेल्टा वी लिख सकते हैं।
अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया जाए, एच की वैल्यू 4 और यहाँ पर पाई की वैल्यू, मास की वैल्यू और यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू, ये मैं यहाँ पर वी की वैल्यू 100 रख दूँगी और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.012 मीटर आएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये ऑप्शन सी जो होगा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी 0.012 मीटर की आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, द ड्यूरेशन ऑफ ए पल्स लेजर इज 10⁻⁸ सेकेंड, द अनसर्टेनिटी इन इट्स एनर्जी विल बी। तो यहाँ पर एक पल्स लेजर है जिसकी जो ड्यूरेशन है 10⁻⁸ सेकेंड का है, तो इसकी एनर्जी में कितना अनसर्टेनिटी आएगा ये हमें बताना है। ऑप्शन से दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 5.3 × 10⁻25 जूल, ऑप्शन बी 5.3 × 10⁻34 जूल, ऑप्शन सी है 5.3 × 10⁻42 जूल, ऑप्शन डी है 1/5.3 × 10⁻25 जूल। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू दिया 10⁻⁸ सेकेंड, डेल्टा ई हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंस वी नो दैट डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी जो होता है वो h/4 या h 12.2 होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा h/4 डेल्टा टी। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.3 × 10⁻25 जूल। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही जो कि एनर्जी में अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, द करेक्ट एक्सप्रेशन इज। तो हमें करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। ऑप्शन से h इक्वल टू λ/p, ऑप्शन बी है λ इक्वल टू p/h, ऑप्शन सी है λ इक्वल टू h × p, या फिर ऑप्शन डी है λ इक्वल टू h/p। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डी ब्रॉय या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें से हमें करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होगा ये बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो λ इक्वल टू h/p होता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोटॉन कन्फाइंड टू वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ 10.9 मीटर इज गिवन बाय। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अनसर्टेनिटी बताना है वेलोसिटी में। किसकी वेलोसिटी है, प्रोटॉन की वेलोसिटी, जो कि एक वन डायमेंशनल बॉक्स जिसका लेंथ जो है 10⁻⁹ मीटर का है, इसमें कन्फाइन किया हुआ है। तो इसकी वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी ये बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 2.3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 2.3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 2.3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा भी निकालना है। मास जो प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। डेल्टा एक्स जो है पोजीशन में अनसर्टेनिटी ये 10⁻⁹ मीटर। सिंस वी नो दैट डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू h/4 ले सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा पी को हम डेल्टा एम भी लिख सकते हैं, ये h/4 हो गया। यहाँ पर डेल्टा भी हो जाएगा, यहाँ से एम बाहर आ गया, तो ये h/4 एम इंटू डेल्टा एक्स, और इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आता है इसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी। तो इसको ऑप्शन से मिलाया जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी इसमें से जो ऑप्शन डी होगा ये हो जाएगा सही आंसर, नन ऑफ
दी एबव, इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स एंड द मोमेंटम डेल्टा पी इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होती है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, इसका प्रोडक्ट जो है कि इनमें से किस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। तो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ऑप्शन बी है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज लेस देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज लेस देन इक्वल टू 4 H/π, या फिर ऑप्शन डी है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई/h। तो डियर स्टूडेंट, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होना चाहिए होगा, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 पाई या फिर h/2 के क्या होता है, बराबर होता है, वेयर h/2 क्या होता है, h/2 पाई होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, द अनसर्टेनिटी रिलेशन फॉर द एनर्जी डेल्टा ई एंड द टाइम गैप डेल्टा टी इज। तो डेल्टा ई और डेल्टा टी में हमें अनसर्टेनिटी रिलेशन बताने हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 पाई, ऑप्शन बी है डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ऑप्शन सी है डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, या फिर ऑप्शन डी है डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई/h। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हमने देखा उसी जैसा ये भी ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई के बराबर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी किसके लिए ट्रू होती है ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज लेस देन h/, ऑप्शन बी है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h/, ऑप्शन सी है डेल्टा ई डेल्टा फाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h/, एंड ऑप्शन डी है डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h/। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल्टा ई और डेल्टा फाई में कोई रिलेशन नहीं बनता, डेल्टा ई और डेल्टा टी के बीच का रिलेशन बनता है। और दूसरा ऑप्शन डी जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में जो लिखा हुआ है रिलेशन, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में होता है। तो ये दो ऑप्शंस तो ऐसे ही गलत हैं। ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी और यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कौन सा करेक्ट है इसमें से ये हमें देखना है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है कि एक जो होता है, जो एक्चुअल जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई या h/2 होता है। तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h/ मान लेते हैं। तो ये जो भी जब भी होगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी वो ग्रेटर देन h/ होगा, ना कि लेस देन h/ होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m इज। तो फिर फ्री पार्टिकल्स जो है जिसका मास m है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। ऑप्शन से ऑप्शन ए डेल ऑपरेटर 5 + 2m/h² ब्रैकेट में e - v टाइम्स साइज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है डेल स्क्वायर साई + 2m/h² इंटू ई साइज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है h² डेल स्क्वायर प्लस v साइज इक्वल टू i h डेल साई डेल t, या फिर ऑप्शन डी है
u फंक्शन ऑफ t इजकल टू ई पावर माइनस आई ई टी अपान एच बार। तो डियर स्टूडेंट्स फ्री पार्टिकल्स है, तो फ्री पार्टिकल्स के लिए जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो इसमें जिस भी एक्सप्रेशन में पोटेंशियल आ रहा होगा वो तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा वो ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन और ऑप्शन सी जो है कि कैंसिल हो जाएंगे। इसमें पोटेंशियल आ रहा है तो ये नहीं हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसमें से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाना है, तो श्रोडिंगर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस बी होगा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपान एच बार स्क्वायर ई साई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन डी जो है कि यह टाइम डिपेंडेंट पार्ट्स, श्रोडिंगर इक्वेशन के टाइम डिपेंडेंट पार्ट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, न कि इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर ए वेव फंक्शन साई। तो वेव फंक्शन साई के लिए कौन से स्टेटमेंट इसमें गलत हैं ये हमें बताने हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी है इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर, तो साई जो है कि फाइनाइट होना चाहिए सब जगह। ऑप्शन सी है इट नीड नॉट बी कंटिन्यूअस अक्रॉस ए बाउंड्री, तो एक बाउंड्री के क्रॉस जो है कि कंटिन्यूअस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी है इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट ए पॉइंट, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वह सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो साई के लिए जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इसमें से स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी जो है कि ये क्या है, राइट हैं, करेक्ट है। यानी जो बचता है ऑप्शन सी ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखा जा सकता है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एच साई माइनस ई साई इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है एच साई इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है ई साई इक्वल टू 0, या फिर ऑप्शन डी है एच साई प्लस ई साई इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग श्रोडिंगर इक्वेशन का जो फॉर्म पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा एच साई इक्वल टू ई साई, तो उसको एच साई इक्वल टू ई साई को यदि हम एक साइड करते हैं तो एच साई माइनस ई साई इक्वल टू 0 आता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बाकी जो ऑप्शंस क्या होंगे, गलत होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, द करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म क्या है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए डी रो अपान डी टी प्लस डेल ऑपरेटर जे इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है डी रो अपान डी टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है डी रो अपान डी टी प्लस डेल क्रॉस जे इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको इजीली आप बता सकते हैं इस ऑप्शंस में से, क्योंकि ये जो पहला जो टर्म है सारे ऑप्शंस में, तीनों ऑप्शंस में, ये क्या है, स्केलर है, और जे जो है क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड टर्म है ये भी क्या होना चाहिए, स्केलर ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब स्केलर्स होगा तो क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ देखा जाए तो ये ऑप्शन बी में जो है कि ये डॉट प्रोडक्ट है इसका, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो ये दोनों ही क्वांटिटीज़ जो हैं क्या हो जाएंगी, टर्म्स जो हैं कि स्केलर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो इक्वेशन होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन वो डी रो अपान डी टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0। तो ये इसको हम ग्रेडियंट ऑफ जे भी कह सकते हैं, तो ये राइट आंसर होगा, तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, इच एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज।
तो जितनी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो होती हैं, क्या होती हैं? ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए एन एस्टिमेटेड वैल्यू होती हैं, ऑप्शन बी ए रियल वैल्यू, ऑप्शन सी है एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव इज फुल्ली करेक्ट। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है यह एक्सपेक्ट किया हुआ रहता है, एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, ये करेक्ट वैल्यू या रियल वैल्यू नहीं होती है, या फिर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं कोई होती है। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा कि इच एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द वैल्यूज ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड आर कॉल्ड। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसको सॉल्व कर सकते हैं और उसकी एनर्जी जो आती है, एनर्जी की वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस है वेव फंक्शन, ऑप्शन बी है आइगन वैल्यूज, ऑप्शन सी है प्रोबेबल वैल्यूज, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो कोई भी श्रोडिंगर इक्वेशंस होता है उसको सॉल्व करने से जो उसकी एनर्जी आती है उसको बेसिकली एच आई टू ई साई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इधर जो एच जो एक एनर्जी ऑपरेटर है और ई जो है कि उसका क्या एनर्जी की वैल्यू है। तो जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो इक्वेशंस है, तो उस इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं, और जो इससे वैल्यू मिलती है उसको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए रूल बाय विच फॉर ए गिवन फंक्शन वी कैन फाइंड अनदर फंक्शन करेक्टली इज। यहाँ कहा जा रहा है कि एक ऐसा रूल जो कि गिवन फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है और वी कैन फाइंड अनदर फंक्शन, और उसके बाद जो है कि करेक्टली दूसरा फंक्शन भी हमें मिल जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन से ऑप्शन ए फंक्शन होता है, ऑप्शन बी ऑपरेटर, या फिर ऑप्शन सी है आइगन वैल्यूज, और लास्ट में ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो ऐसे कंडीशंस में जो रूल्स होता है वो ऑपरेटर के द्वारा मिलता है। जो कोई ऑपरेटर किसी फंक्शंस पर ऑपरेट करता है तो उसके बाद जो एक नया फंक्शंस मिलता है, तो यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द वेव फंक्शन रिलेटेड विथ ए मटेरियल पार्टिकल इज। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी मटेरियल पार्टिकल से रिलेटेड वेव फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन से ओनली फाइनाइट, ऑप्शन बी ओनली कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी ओनली सिंगल वैल्यूड, या फिर ऑप्शन डी फाइनाइट कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड। कोई भी वेव फंक्शन जो है मटेरियल पार्टिकल से रिलेटेड है तो वो जो है कि फाइनाइट कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड होता है। यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ए वेव फंक्शन साई इज ऑर्थोगोनल इफ। यहाँ पर ऑर्थोगोनल होने के लिए साई के क्या कंडीशन होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इंटीग्रल ऑफ साई स्टार डी वी इक्वल टू 1, या फिर ऑप्शन बी इंटीग्रल साई स्टार डी वी इक्वल टू 0, या फिर ऑप्शन सी है इंटीग्रल साई स्टार डी वी इक्वल टू वी, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। यहाँ पर साई वेव फंक्शन है, साई स्टार जो है कि इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट है, डी वी जो है कि वॉल्यूम एलिमेंट है, और इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, या फिर 0 आ रही है, या फिर v के बराबर दिया हुआ है। तो इसमें ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन जो होता है कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये दो फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे, इसके लिए ये दोनों का वैल्यू जो आएगी इंटीग्रल क्या होगा? 0 आएगा। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फॉर ए वेव फंक्शन साई इंटीग्रल साई स्टार डी वी इक्वल टू n है, देन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इज। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इंटीग्रल वी स्टार
इंटीग्रल साई स्टार डी वी इक्वल टू एन है, तो हमें इसके साथ जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू बताना। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी अंडर रूट एन, ऑप्शन सी एन स्क्वायर या फिर ऑप्शन डी ए एन पावर 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो साई के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसको यदि हम सॉल्व किया करते हैं इस इक्वेशंस को, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो 1 तभी आएगा जब इसको n को हम इसके साथ दोनों के साथ क्या करें, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इन दोनों साई और साई स्टार के साथ n को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके साथ अंडर रूट n जो है कि जुड़ जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी टाउ इज। तो यहाँ पर डी टाउ जो है कि वॉल्यूम एलिमेंट है, इस वॉल्यूम एलिमेंट के इनसाइड जो है कि किसी भी पार्टिकल पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंटीग्रल मॉड ऑफ साई डी ऑप्शन बी है इंटीग्रल मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ, ऑप्शन सी है मॉड ऑफ साई पावर 3 डी टाउ, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हम डिफाइन करते हैं ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, यानी इंटीग्रल मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ जो होता है प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी पार्टिकल्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, द क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म ऑफ द टोटल एनर्जी ऑपरेटर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विल बी। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म क्या होगा टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी ऑपरेटर का बेसिकली आप ए पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जो कि एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ऑप्शन से ऑप्शन ए एच इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, या फिर ऑप्शन बी है एच इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल x2 माइनस वी एक्स, या फिर ऑप्शन सी है एच इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन m डेल 2 अपॉन डेल x2 प्लस वी एक्स, या फिर ऑप्शन डी है एच इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल x2 प्लस वी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑपरेटर बताना है, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसमें पहले तो हम लोग देखेंगे जिसमें पोटेंशियल प्लस में होगा वो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो आप ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक राइट हो सकता है। इसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ऑपरेटर वो माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी वाला जो कि इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो होगा ये चीज़ कल होगा माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल x2 प्लस वी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।